ओके, इसमें नहीं चल रहा। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ज़्यादा देर ना करते हुए। आवाज़ जा रही है? एक बार सभी लोग बता दें। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हिस्ट्री से है, डेली की तरह। चंचल, खुशबू, नितेश, गुड इवनिंग। और क्वेश्चन नंबर 1 हिस्ट्री से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आंसर दो सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ये है हमारा कि हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। आपके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय या सावित्री फूले। जल्दी से आंसर दो सभी लोग कि इसका आंसर क्या होगा। निकेश ने सबसे पहले आंसर दिया है दयानंद सरस्वती, सॉरी 1 का सी बोला है राजा राम मोहन रॉय। बाकी लोग भी आंसर दो कि इसका सही आंसर क्या होगा। तब तक मैं आपको कुछ इसके बारे में बता दूं। एक्चुअली पूरे विश्व में क्या हो रहा था, सबसे पहले अगर जर्मनी फ्रांस के तरफ की बात करें, वेस्टर्न नेशन में, तो 17th और 18th सेंचुरी में क्या होता है, उधर पुनर्जागरण होता है, रेनेसांस होता है। मतलब क्या कि उधर के लोगों के अंदर काफ़ी परिवर्तन आ रहा था। तो जब उधर परिवर्तन आएगा तो सिंपल सी बात है, जब देश के एक हिस्से में कुछ होता है तो पूरे देश में उसका प्रचार होता है। और सभी ने सही आंसर दिया। खुशबू, कॉमेडी वीडियोज आपके सही हैं, राजा राम मोहन रॉय ही इसका सही आंसर होगा। तो इसीलिए अपने देश में, भारत में जो शुरुआत होता है वो राजा राम मोहन रॉय से होता है। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस बोलते हैं। मतलब भारत में पुनर्जागरण का फादर किसे बोलते हैं, राजा राम मोहन रॉय को। इनके बारे में कुछ फैक्ट हम जानेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 1928 में राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल में होता है। और ये जो बनाते हैं ब्रह्मो समाज, इसको कहते हैं द सोसाइटी ऑफ गॉड। ठीक, इन्हें राजा की उपाधि कौन देता है, जो मुगल शासक होता है, मुगल बादशाह अकबर II, वही इन्हें राजा की उपाधि देता है। इसके बारे में हल्का सा मैं आपको बता दूं, ये वही शासक है जिसके लिए राजा राम मोहन रॉय लंदन जाते हैं। इसको पेंशन कम दिया जा रहा था, तो पेंशन को इंक्रीज करवाना था। तो ये राजा राम मोहन रॉय से रिक्वेस्ट करता है कि आप जाओ और मेरे पेंशन को इंक्रीज कराओ। तो ये वही है अकबर शाह II। ये पॉलीगॉड थे। पॉलीगॉड क्या होता है, पॉलीगॉड उसे कहते हैं जिससे कई भाषाओं का ज्ञान होता है, कई भाषाओं में बोल लेता है, उसे पॉलीगॉड कहते हैं। और ये 1815 में अमित सभा बनाए थे इन्होंने। जय हिंद शिवांकीस। और इनका जो एक बुक है तुहफात उल मुहाहिदीन, इसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी आप लोग बताओ कि मोनोथिस्ट क्या होता है। फिर इन्होंने 1820 में एक प्रिसेप्ट ऑफ जीसस को पब्लिश किया और इन्होंने वेदा को भी ट्रांसलेट किया बंगाली में। इसके बाद इन्होंने 1821 में समवाद कौमुदी लिखा था। और आपको बता दूं, भारत जैसे देश में पहली बार किसी ने अगर वीकली न्यूज़पेपर लिखा था तो वो राजा राम मोहन रॉय थे और इन्होंने लिखा था समवाद कौमुदी। ठीक, इसके बाद इन्होंने लिखा था मिरात उल अकबर, जिसे मिरर ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं, और इसे इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। इसके बाद ये इंग्लैंड जाते हैं। 1830 में इंग्लैंड गए थे, किसके लिए, अकबर के पेंशन को इंक्रीज कराने के लिए, अकबर शाह द्वितीय के पेंशन को। और इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने टाइटल दिया था फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। मतलब भारत में राष्ट्रवाद की भावना का शुरुआत करने वाले ये पहले इंसान थे। इसके अलावा और भी आपको बता दूं इनके बारे में, राजा राम मोहन रॉय ने कई काम पहली बार भारत में शुरू किए, तो इसलिए इन्हें इतने सारे उपाधि दिए गए। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो रिफॉर्म होता है
ये इनका फोर्स किस पे था, किसके अगेंस्ट थे? तो ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, पॉलीगैमी के अगेंस्ट थे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, सती प्रथा के अगेंस्ट थे और मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। आप सभी को पता है 1829 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान था और वो एक्ट था सती प्रथा एक्ट। इसके बाद हल्का सा इस ब्राह्मण समाज के बारे में आपको बता दूं, ये जब डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ होने के बाद जो इसके हेड बनते हैं वो देवेंद्र नाथ टैगोर बनते हैं। शुरुआत में तो ब्रह्मो समाज बहुत अच्छा चल रहा था, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी इसको चलाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें केशव चंद्र सेन भी शामिल हो जाते हैं। जब केशव चंद्र सेन शामिल हो जाते हैं तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सविता गुड इवनिंग। सती प्रथा एक्ट, खुशबू सही बात है, बाकी लोग भी आंसर देते रहो। यहाँ से ये स्टोरी आप समझो और ये एक बार ये स्टोरी आप समझ लेंगे तो हमेशा के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी। ब्राह्मण समाज अच्छा चल रहा था लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है राजा राम मोहन राय की तो देवेंद्र नाथ टैगोर यानी कि ये इसके हेड बनते हैं। फिर क्या होता है, इसमें 1858 में केशव चंद्र सेन भी शामिल हो जाते हैं। अब दो लोग हेड हो जाते हैं लेकिन दोनों की विचारधारा में बहुत फर्क था। जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे ये चाहते थे कि ये जो चल रहा है सिर्फ बंगाल में ही चले, लेकिन केशव चंद्र सेन इसे पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। इसके साथ ही जो केशव चंद्र सेन थे ये इसमें कई सारे धर्मों को, कई सारे भगवान को मतलब ये एक तरीके से ऐड करना चाहते थे। इस वजह से इन दोनों में विवाद होता है और ये अपना अलग बना लेते हैं और ये अपना अलग बना लेते हैं। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो अपना बनाते हैं उससे हम कहते हैं आदि ब्रह्मो समाज कहते हैं, और केशव चंद्र सेन का था, इसका हो गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इस तरीके से दो अलग अलग हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की कहानी समझो आप। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो ये जो केशव चंद्र सेन थे ये काफी रेडिकल टाइप के इंसान थे। ये बहुत कुछ मतलब चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बोलते थे, मतलब काफी एक्टिव रहते थे। पर दिक्कत ये होता है जब इनकी 13 साल की बेटी होती है और इसे एक राजकुमार से शादी करवा देते हैं, कूच बिहार का राजकुमार होता है, तो लोग बहुत गुस्सा होते हैं। क्यों गुस्सा होते हैं? जो इंसान इतना कुछ बोल रहा था समाज के कुरीतियों के बारे में, उसने मौका पाते ही अपनी बेटी का शादी एक राजकुमार से करा दिया। तो लोग, इनके जो फॉलोअर्स थे, बहुत गुस्सा हुए और वो एक अपना अलग सोसाइटी बना लेते हैं और उसका नाम वो लोग देते हैं साधारण ब्राह्मण समाज का नाम देते हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी इसके बारे में। राधिका गुड इवनिंग। तो ये हमने इतना कुछ देखा आज इसके बारे में। अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है पॉलिटी से, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसका आंसर दो। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा अध्यक्ष मतलब कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, या लोकसभा इस अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के सभापति, या राज्यसभा की सभापति की अनुपस्थिति में लोकसभा के स्पीकर। जल्दी से आंसर दो आप सभी लोग, जल्दी से आंसर दो। इसका आंसर क्या होगा? चंचल कोई बात नहीं, मनीषा गौतम ने बी आंसर दिया है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या सही होता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, सबसे पहले मनीषा ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी आंसर दो, देखते हैं किसका सही होता है। सविता ने 2 का ए आंसर दिया है। सभी लोग आंसर दो, तब तक इसके बारे में हल्का सा फैक्ट आपको बता दूं। ये होता क्यों है, ज्वाइंट सेशन क्यों होता है? एक्चुअली कोई भी कानून अगर अपने देश में बनाना होता है ना, तो या तो वो लोकसभा में पहले आता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई बिल लोकसभा से पास हो गया और वो राज्यसभा में गया और राज्यसभा के मेंबर उस पर एग्री नहीं है, तो वहां डेड लॉक का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। सेम यही अगर वाइस वर्सा कर दो आप, राज्यसभा से कोई बिल पास हो गया और लोकसभा में गया और वहां पर उस पे जो वहां के मेंबर है एग्रीमेंट नहीं देते हैं, तो इस तरीके से डेड लॉक की सिचुएशन आ जाती है। आपको बता दूं अपने देश में सिर्फ 3 बार ज्वाइंट सेशन हुआ है, और वो तीनों मैं आपको बताऊंगा।
गंगा वर्मा जी गुड इवनिंग। दूसरे का बी आपने आंसर दिया है लोकसभा के अध्यक्ष। जिसने भी लोकसभा अध्यक्ष बोला है उसका सही आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा अब्सेंट है तब अध्यक्ष कौन होगा? जल्दी से आंसर दो आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इस तरीके से होता है। हल्का सा और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ज्वाइंट सेशन सभी बिल पे नहीं होता, सिर्फ जो ऑर्डिनरी बिल होता है उस पे ये होता है, उस पे ज्वाइंट सेशन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उस पे नहीं होगा, मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। ये आपको रट लेना है, ये आपको याद रखना है। खुशबू ने आर्टिकल 108 बताया है, बिल्कुल सही आंसर है। आर्टिकल भी अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। मनी बिल का अगर आर्टिकल आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। हल्का सा हम ज्वाइंट सिटिंग के बारे में आपको बता दें। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा ठीक अब्सेंट है तो जो डिप्टी स्पीकर है, जो डिप्टी स्पीकर है लोकसभा का, वो चेयरमैन बनेगा। अगर वो भी अब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो इसको हेड करेगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ, राज्यसभा का चेयरमैन क्यों नहीं बनता है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर के उधर हो जाए, राज्यसभा का चेयरमैन ज्वाइंट सेशन को हेड नहीं कर सकता है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसा क्यों है। चलो हल्का सा और हम जानेंगे ज्वाइंट सेशन के बारे में, क्योंकि ज्वाइंट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि खुशबू और मनीषा ने आर्टिकल 108 बताया था, और मनी बिल का आर्टिकल बिल्कुल सही है, 110 आर्टिकल होता है। ज्वाइंट सेशन के बारे में हल्का सा समझ लो, ये होता क्या है। ये एक प्रकार का सिचुएशन है जो डेडलॉक जैसे सिचुएशन आ जाती है, मैंने आपको बता दिया है। और इसमें ये होता है कि जब एक हाउस दूसरे हाउस पे अपना एग्रीमेंट नहीं देता है। और ये कहाँ आता है? सिर्फ ऑर्डिनरी बिल पे आता है और फाइनेंशियल बिल पे आता है। संविधान संशोधन बिल पे ये आप नहीं ला सकते हो, और मनी बिल पे ये नहीं हो सकता है। इसके साथ ही हल्का सा और हम देखेंगे इसमें क्या होता है। ये 3 बार आ चुका है। पहला जो है डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, राज्यसभा द्वारा पास हो गया था लेकिन लोकसभा उस पर एग्रीमेंट नहीं दे रहा था। फिर दूसरा वाला जो आया था बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977 में आया था। इसमें क्या हुआ था, लोकसभा ने पास कर दिया था लेकिन राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर दिया था। तीसरा वाला जो आया था 2002 में आया था। 2002 में ये पोटा आप जानते होंगे, संजय दत्त को सजा हुई थी इसी बिल के आधार पे। ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। इसमें क्या हुआ था, लोकसभा ने तो पास कर दिया था फिर राज्यसभा इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये 3 बिल है जिसपे ज्वाइंट सेशन हुआ अपने देश में। कोई बात नहीं, अस्थाई सदन है नहीं। चलो मैं ही बता दे रहा हूं कि राज्यसभा के चेयरमैन क्यों नहीं बनते हैं। आप सभी को मैंने बताया था, जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन बनते हैं। और सिंपल सी बात है, जो मेंबर ही नहीं है राज्यसभा का वो कैसे हेड करेगा। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट न वो लोकसभा के मेंबर होते हैं और न वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। यही रीजन है कि वो इसके जो प्रिसाइड नहीं करेंगे। ये आपका सही आंसर होगा। चलो हाँ, उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में पेमेंट मिलता है, बिल्कुल सही आंसर मनीषा। इसके बाद हम हल्का सा और जानेंगे, जब एक ज्वाइंट सेशन होता है तो ज्वाइंट सेशन में दोनों मेंबर को मिला दिया जाता है तो 245 प्लस 545 मिलते हैं। फिर वोटिंग होती है और जिसका आधे से +1 होता है वो बिल पास हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, लोकसभा के मेंबर अधिक हैं तो इसमें जीत किसकी होगी, लोकसभा की हो जाएगी। तो ये अगर देखा जाए तो इसमें विन टू विन सिचुएशन होता है लोकसभा के लिए। चलो अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और इसमें कुछ नहीं है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ज्योग्राफी से। अब देखना ये है कि इस ज्योग्राफी के क्वेश्चन को आंसर कौन करता है। जल्दी से सभी लोग आंसर दो, देखते हैं किसका आंसर किसका सही होने वाला है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर तो लगाता है, कि जिस ऑर्बिट में लगाता है क्या वो गोलाकार है। पहला आपको यह बताना है कि कौन इसमें से सही कथन है। दूसरा ये पूछ रहा है कि पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, यानी पृथ्वी ईस्ट से
ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमती है। तीसरा ऑप्शन है कि भारत जो है ग्रीनविच के पीछे स्थित है। और चौथा ऑप्शन ये है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 यानी ज्योग्राफी का है, इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, खुशबू चंचल ने सबसे पहले आंसर दिया है डी। चलो, और मैं बता दूं आपको, आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। खुशबू चंचल के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है और बहुत ही कम समय में आंसर दिया है। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर दो। मनीषा ने भी डी बोला है, वैशाली ने डी बोला है, गंगा वर्मा ने डी बोला है, यानी कि ये सभी का आंसर सही है। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी जो है गोलाकार कक्षा में नहीं घूमती है, इलिप्टिकल कक्षा में घूमती है। ठीक, तो ये पहला आंसर हो गया। पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यही रीजन है कि सबसे पहले जापान में सनलाइट होता है, और हमारा जो देश है नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे पहले दिन होता है और यहाँ आते आते 2 घंटे का गैप होता है। ठीक, अब कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि अगर ये 2 लॉन्गिट्यूड है तो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर तो करो, तब तक आगे मैं और बताऊंगा। जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से भारत पीछे नहीं है, ग्रीनविच के आगे है भारत। चलो, और हम इसके बारे में देख लो। ये पोस्टर देखो आप, ये पिक्चर देखो, ये है हमारा ग्रीनविच, और भारत जो है यहां से इधर की ओर है, ये भारत का टाइम जोन है। आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर दो कि कितने आवर्स का डिफरेंस है ग्रीनविच और भारत के बीच में। आप ये देख सकते हो, भारत का जो टाइम लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट का है, 30 मिनट। और इस तरीके से ये टाइम जोन है। भारत जैसे देश में सिर्फ एक टाइम जोन है। चंचल ने 5 मिनट बोला है, लेकिन आपको बता दो चंचल, आपका गलत आंसर है। 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। चलो, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर है खुशबू, और इसका आंसर सभी का सही था। और ये आपका ग्रीनविच है और ये भारत का टाइम जोन है। इसके बीच में 5 घंटा और 30 मिनट का डिफरेंस है। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये भारत है तो भारत का अगर मैं पूछूं ये वाला लॉन्गिट्यूड क्या है और ये वाला लॉन्गिट्यूड क्या है, इसको मैं बता दे रहा हूं 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ईस्ट, और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये कौन सा होगा। चलो, तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसका आंसर दो आप सभी लोग। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है इकोनॉमी से। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंचल कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डिब्बे कहां बनते हैं? रायबरेली, गाजियाबाद, फतेहपुर या प्रयागराज? जल्दी से बताओ सभी लोग। चलो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चंचल ने बोला 37। नहीं, जो भारत है, अगर ये हम देखें भारत है तो ये 68 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड है तो ये लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 97। मैंने आपको बॉडी टेम्परेचर बताया था, उसमें से 29 को माइनस कर दो। आपने जो बताया है चंचल, ये आपने लैटिट्यूड बताया है, लैटिट्यूड 37 है, न कि लॉन्गिट्यूड। और नीचे अगर इसकी बात करें तो 8 डिग्री लैटिट्यूड है, और यहाँ अंडमान निकोबार की बात करें तो वो 6 डिग्री लैटिट्यूड है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 सभी ने ए बताया, सविता, शिवांगी, खुशबू, गंगा वर्मा, सभी का सही आंसर है रायबरेली। इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में जो बनता है वो रायबरेली में बनता है। और भी हम कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे। कपूरथला जो है बहुत फेमस है। कपूरथला जो है पंजाब के स्टेट में है, पंजाब में है। और एक चीज और इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये चेन्नई में है। इसने चाइना को भी पीछे कर दिया है, और इसमें अगर देखा है तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे जो ये बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है।
इसके साथ ही मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है जो उत्तर प्रदेश में है। चलो अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये मैंने लिया है इन्वायरमेंट से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। तब तक मैं इसके बारे में आपको बता दूं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया था? इसको लाने के पीछे एक रीजन था। पहले जब शिकार लोग करते थे, जो हंटिंग होता था, वो स्टेट लिस्ट में आता था। स्टेट लिस्ट मैंने आपको पॉलिटी में बताया था कि स्टेट, कोई भी अगर देश में कानून देखें या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है सेंट्रल लिस्ट, और थर्ड होता है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो कानून बनाता है वो सिर्फ स्टेट बनाता है। सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंटर वाले कानून बना सकते हैं, और कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं। 1972 में क्या होता है? सबसे पहले आंसर चंचल ने दिया है बी 1972, खुशबू ने बी बोला है, मनीषा ने बी बोला है, और इसका सही आंसर जो होगा वो 1972 ही होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, जब इसे कंकरेंट लिस्ट में 1972 में इसे स्टेट लिस्ट से निकाल के इसे कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। अब इस पे सेंटर भी कानून बना सकता है। फिर इसमें होता क्या है, जब शुरुआत में हंटिंग करना, शिकारी करना एक मर्दानगी लोग मानते थे। क्या मानते थे? मैकोइज्म। फिर इसको कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर लिया गया, फिर इस पे एक्ट बनाया गया। इसमें आपको बता दूं 5 शेड्यूल बनाए गए थे। 5 शेड्यूल क्या थे? जो पहला वाला था, जितने भी भारत में एनिमल्स है उनको इन 5 में डिवाइड कर दिया गया था। जो शुरू के पहला और दूसरा थे, इसका कानून इतना टफ था कि आप इनका शिकार कर ही नहीं सकते हो। जो भी एनिमल विलुप्त हो रहे थे या कम हो रहे थे, उनको पहले और दूसरे शेड्यूल में डाल दिया गया। इसके बाद जो तीसरा वाला था, इसमें देखें तीसरा और चौथे वाले में, इसमें हल्का सा कानून को हल्का सा कम कर दिया गया। मतलब आप शिकार कर सकते हो, लेकिन पेनाल्टी जो है वो कम हो गया था। और जो 5वां वाला शेड्यूल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको एक नया टर्म सुनने को मिलेगा, वर्मिंग। वर्मिंग क्या होता है? जैसे इसमें गवर्नमेंट आपको परमिशन देता है कि आप शिकार कर सकते हो, मतलब आप मार सकते हो। जैसे चूहा हो गया, चूहा की संख्या अगर ज्यादा है तो कोई भी उसे मार सकता है, ठीक। तो इस तरीके से चूहा हो गया, रैट हो गया, माइस हो गया, तो इनको इस शेड्यूल में डाल दिया गया है। तो ये वर्मिन है। और सबसे लास्ट वाला जो है 5वां शेड्यूल जो है, इसमें प्लांट को रखा गया है। तो आई थिंक आपको पूरा ये समझ आ चुका होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 5 शेड्यूल हैं, और जो 5वां वाला है उसमें प्लांट को रखा गया है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये यहां से अब शुरू होने जा रहा है करंट अफेयर। चलो हाँ, इसी समय चिपको आंदोलन भी हुआ था। चिपको आंदोलन के बारे में मैंने बताया था। सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पे इसके फादर माने जाते हैं, और गौरा देवी जो पहली औरत फीमेल थी, इसे ज्वाइन किया था। चलो इसका आंसर दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो कि इकोनॉमी में 1998 में किसको नोबेल प्राइज मिला था? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। नोबेल प्राइज के बारे में मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से बताया था कल। अब उसी में से मैंने ये क्वेश्चन को दिया है। तो नोबेल प्राइज भारत में कई सारे लोगों को मिला है। सबसे पहले जो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था। इसका आंसर दो सभी लोग। 6 का डी वैशाली ने, मनीषा ने 6 का सी बोला है, अमर्त्य सेन, और बाकी लोग भी आंसर दो। खुशबू ने सुंदरलाल बहुगुणा, चलो वैशाली ने डी बोला, चंचल ने सी बोला। जिसने भी सी बोला है यानी अमर्त्य सेन, उनका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मनमोहन सिंह को मिला ही नहीं है, रघुराम राजन को मिला ही नहीं है, अभिजीत विनायक बनर्जी को मिला है, पर 1998 में नहीं मिला है। चलो तो ये हो गया। ये आप देख लो, अमर्त्य सेन को देख लो, इनको 1998 मिला था। और क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने पॉवर्टी, गरीबी के बारे में, और जो फेमाइंस होते हैं, भूखमरी होता है, उस कैसे होता है और उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसके बारे में बताया था। तो ये है अमर्त्य सेन। अब हम चलते हैं करंट अफेयर के अगले क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर दो सभी लोग। खुशबू, शिवांकी, गंगा वर्मा, अमर्त्य सेन, सही आंसर है सभी का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। हाल ही में पुल्लम पारा को
एक गांव है। पुल्लमपारा क्या है? एक गांव है और ये डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत बन चुका है डिजिटली। तो आपको ये बताना है कि पुल्लमपारा किस स्टेट में है, तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में है या तेलंगाना में है या केरल में है। सविता ने सी बोला है, राधिका ने भी सी बोला। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। पुल्लमपारा डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत बन चुका है, डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत। आपको बताना है किस स्टेट में है। 7 का ए आंसर दिया, सबसे पहले खुशबू ने दिया है 7 का ए। मनीषा ने डी बोला है। बाकी लोग भी आंसर दो। राधिका ने भी ए बोला है, यानी कि तमिलनाडु। लेकिन आपको बता दूं इसका सही आंसर जो होगा वो मनीषा का और वैशाली का बिल्कुल सही है। और मनीषा वैशाली के लिए सभी लोग तालियां बजा दो, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो केरल होगा। केरल में ये गांव फुल्ली डिजिटल बना दिया गया है। चलो, ये आप पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पे पहले तो एक टीम बनाया गया था और जो लोगों को समझा रहे थे डिजिटल कैसे यूज किया जाता है। चलो अब हम चलते हैं करंट अफेयर के अगले क्वेश्चन में, और ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आज हम इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। शिवांकी, वैशाली बिल्कुल सही आंसर है। चलो, ये क्वेश्चन है इंडियन टूरिज्म स्टेटिक्स रिपोर्ट। एक टूरिज्म का रिपोर्ट आया है और टूरिज्म के रिपोर्ट में ये पूछ रहा है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेनर्स यानी विदेशी विजिट करने आए थे 2021-22 में। जल्दी से आंसर दो, किस स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेनर्स आए थे विजिट करने के लिए? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलो, तब तक मैं कुछ और बता दूं इस रिपोर्ट के बारे में। भारत इस तरीके का रिपोर्ट हमेशा आया करता है, हर साल आता है। और इस बार अगर हम देखें, अगर डोमेस्टिक की बात करें, अपने देश के लोग किस स्टेट में सबसे ज्यादा गए हैं, तो वो उत्तर प्रदेश से। और अगर हम ऐसे देखें फॉरेनर्स विदेशी किस स्टेट में सबसे ज्यादा आए हैं, तो राधिका ने सी बोला है, उत्तर प्रदेश। सभी लोग सी बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं सभी का गलत आंसर है। सबसे ज्यादा विदेशी जो इस बार आए थे वो महाराष्ट्र में आए थे। ठीक, चलो हल्का सा और आप देख लो, कुछ फैक्ट और बता दूं मैं। अगर हम बात करें ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया था, तो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, इन्होंने इसको रिलीज किया था। और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओ 16 सितंबर को क्या मनाते हैं। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जल्दी से बताओ आप लोग। 2 स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आए थे, वो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। अगर फॉरेनर की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आए थे। और सबसे ज्यादा भारत में जो विजिट करने वाला स्थान है वो ताजमहल है, लाल किला है और कुतुब मीनार है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसको देखने आए थे 2021-22 में। और मैं बता दूं, एक तमिलनाडु में एक मोन्यूमेंट है, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट ऑफ ममल्लापुरम। यहाँ पर तमिलनाडु में बहुत ज्यादा लोग विजिट करने आए थे। तो ये हमने देखा इतना कुछ। अब हम चलते हैं आज के 90 क्वेश्चन पे करंट अफेयर के। चंचल ने ओजोन डे, बिल्कुल सही आंसर है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, ओजोन को बचाने के लिए कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था, कौन सा कन्वेंशन हुआ था? मैं आपको ये बता दूं 1988 में ये हुआ था। आपको बताना है कि ये कौन सा कन्वेंशन हुआ था ओजोन को बचाने के लिए। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। इसका सही आंसर क्या हुआ था? जिसने भी महाराष्ट्र दिया था उसका सही आंसर था, यानी कि ए वाला सही था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो सभी लोग। इसका क्या आंसर होगा? और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि एक तरीके से जागरूकता भी फैलाने वाला एक क्वेश्चन है। आपको बता दूं, पहले जो एक एक्ट आया था एमटीपी एक्ट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस भी करेंगे। गंगा वर्मा ने 9 का डी बोला है, 24 सप्ताह। सबसे पहले आंसर दिया है गंगा वर्मा जी ने, और सभी लोग गंगा वर्मा जी के लिए ताली बजा दो सभी लोग, क्योंकि ये बिल्कुल ही सही आंसर है। इस एक्ट में क्या होता है,
जो पहले अगर देखा जाए तो सिंगल वीमेन जो होती हैं या अविवाहित वीमेन जो होती हैं, पहले जो अबॉर्शन होता था वो 20 सप्ताह पे होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक केस आया था और उस केस के थ्रू गवर्नमेंट ने इस एक्ट को चेंज करके 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दिया। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है और इसका जो सही आंसर होगा 24 सप्ताह हो जाएगा। इसको हम समझेंगे, इस एक्ट के थ्रू हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे। 2000 अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्ट पास किया है और इसे 20 से 24 कर दिया है। ठीक, अब क्या है इसमें यह है कि अगर कोई औरत अबॉर्शन कराना चाहती है तो वो लीगल होगा और आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, मैरिड और अनमैरिड वीमेन के बीच में आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, आप इसे असंवैधानिक भी नहीं बता सकते हो। चलो हल्का सा हम एक्ट के बारे में जानेंगे, वो एक्ट इसमें नहीं है, खैर कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी लोग दो। डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन है? अर्जुन के सिंह, विनीत एम शर्मा, समीर वी कामत या पुरुषोत्तम एल राव? जल्दी से आंसर दो, इसके बाद हमारा रैपिड फायर शुरू होने वाला है। रैपिड फायर में और भी मजा आएगा क्योंकि रैपिड फायर में मैंने आज ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिया है। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। सर्वेश ने सी बोला था 9 का। 9वें क्वेश्चन में क्या था? 9वें क्वेश्चन में था अच्छा 24 सप्ताह, तो 9 का डी आंसर सही होगा 24 वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा? डीआरडीओ के बारे में हल्का सा मैं आपको बता दूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक मिसाइल बताया था, पृथ्वी 2 मिसाइल बताया था। पृथ्वी 2 मिसाइल अभी इसी साल 2023 में इसका लॉन्च हुआ था और ये एकदम सक्सेसफुल रहा था। आपको बता दूं पृथ्वी 2 मिसाइल किसने बनाया था? वो डीआरडीओ ने ही बनाया था। हमारे देश में इसरो काम करता है, डीआरडीओ काम करता है। डीआरडीओ जो काम करता है डिफेंस के पर्पस से काम करता है। डिफेंस जितनी भी अगर मिसाइल या जो भी वार वाली चीजें बनाना होता है वो डीआरडीओ ही बनाता है। डीआरडीओ कब बना था? 1958 में डीआरडीओ बना था। अब कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि इसरो कब बना था? इसरो किस साल बना था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ इसरो कब बना था। 10 का सी आंसर सभी ने दिया, समीर वी कामत। सबसे पहले आंसर दिया है गंगा वर्मा जी ने, गंगा वर्मा से पहले आंसर दिया है चंचल ने और बिल्कुल सही आंसर है। चंचल के लिए सभी लोग तालियां बजा दो, सही आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा समीर वी कामत। वैशाली का भी सही है, हर्षिता का भी सही है ये आंसर। चलो अब रैपिड फायर के लिए सभी लोग रेडी हो जाओ और ये देखो आप, ये समीर वी कामत हैं। आप ये देख सकते हो ये हेड बनाए गए हैं इसके 2022 में और डीआरडीओ का हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। चलो और ये कब बना था? 1958 में बना था। इसके बाद रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर दो सभी लोग। 10 का डी 1952 नहीं गंगा वर्मा जी, इसरो जो हमारा 1952 में नहीं बना था। अगर हम बात करें तो 1962 में इसरो का अगर देखें तो इंकोस्पर बना था, इंकोस्पर इसे बोलते हैं। फिर 1969 में इसको रिप्लेस कर दिया था और इसरो बना था। 1969 में इसी का नाम चेंज होकर इसरो हो गया था। चलो रैपिड फायर का आंसर दो सभी लोग। रैपिड फायर का सबसे पहले आंसर दिया है क्रेजी वाइन शिवांकी ने और अर्थ का ट्विन इन्होंने बताया है वीनस। बाकी लोग भी आंसर दो कि अर्थ का ट्विन कौन है। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। वैशाली ने भी डी बताया है यानी कि वीनस और बहुत ही सही आंसर जा रहा है, हो सकता है कि वीनस ही होगा। चंचल ने भी डी बताया है। जब सभी लोग डी बता रहे हैं तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा और आपका सही आंसर जो होगा वो वीनस हो जाएगा। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकता है कि वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं? ट्विन क्यों कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो आप बताओ, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। भूमध्य रेखा जो है ये हमारा अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच में इक्वेटर होता है। आपको ये बताना है कि इक्वेटर जो है किस लेटीट्यूड पे है या किस लॉन्गिट्यूड पे है। 0 डिग्री या 33 डिग्री या 66 डिग्री या 0 डिग्री लेटीट्यूड या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जल्दी से आंसर दो सभी लोग।
जल्दी से आंसर सभी लोग। रैपिड फायर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा। तब तक मैं और भी कुछ बता दूं आप सभी को। अगर हम देखें इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इक्वेटर से नीचे आते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ओके, ऊपर हम देखें तो नॉर्थ पोल होता है और नीचे जो होता है वो साउथ पोल होता है। नीचे हमारा जो होता है अंटार्कटिका होता है। सभी ने डी बोला है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। सभी का सही आंसर है, लेकिन जो सबसे पहले आंसर दिया है वो शिवांकी ने दिया है। तो सभी लोग शिवांकी के लिए एक बार तालियां बजा दो, आपका सही आंसर है। और चलो रैपिड फायर के अगले क्वेश्चन पे चलो। ये क्वेश्चन सभी का सही आंसर था। वैशाली, गंगा वर्मा, चंचल, विनय, सर्वेश, सभी का सही आंसर है। आप सभी लोग अपने लिए तालियां बजा लो। और चलो रैपिड फायर का जो तीसरा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है जो आर्कटिक सर्किल है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है या नदर्न हेमिस्फीयर में है या ईस्ट हेमिस्फीयर में है या वेस्ट हेमिस्फीयर में है। जल्दी से आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। आर्कटिक सर्किल किस हेमिस्फीयर में है। मनीषा गौतम, आपका आंसर बहुत देर से आ रहा है, क्या बात है, आप तो सबसे पहले आंसर देते हो। चलो रैपिड फायर का थर्ड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो सभी लोग। आर्कटिक सर्किल किस हेमिस्फीयर में है। अगर हम ये अर्थ है इसको 20 से डिवाइड कर दें तो आधा हिस्सा ये हेमिस्फीयर हो गया। इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। सबसे पहले आंसर दिया है गंगा वर्मा जी ने और इन्होंने बोला है उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर इसके बाद शिवांकी ने बी बोला है, सर्वेश ने, वैशाली ने भी बी बोला है। तो सभी लोग गंगा वर्मा जी के लिए एक बार तालियां बजा दो, क्योंकि गंगा वर्मा जी ने सबसे पहले आंसर दिया। तो गंगा वर्मा जी के लिए एक बार क्लैपिंग कर दो सभी लोग। रैपिड फायर का चौथा क्वेश्चन है, अब देखना यह है कि इसका आंसर कौन दे पाता है। बहुत इजी है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुशबू बी आंसर, खुशबू बी नहीं होगा, डी आंसर होगा। चलो क्योंकि हाँ सही है, बी आंसर जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध होगा। चलो रैपिड फायर का चौथा क्वेश्चन है, हर्षिता बी, सभी का सही आंसर है। मनीषा आपका गलत आंसर था, उत्तरी गोलार्ध होगा। मनीषा कोई बात नहीं, इसका आंसर दो सभी लोग। जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम किस यूनिवर्स में है, इलिप्टिक किस गैलेक्सी में पाया जाता है। इलिप्टिकल गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, डार्क गैलेक्सी या मिल्की वे गैलेक्सी। सबसे पहले आंसर दिया शिवांकी ने और इन्होंने डी बताया है। बाकी लोग भी आंसर दो। फिर वैशाली ने डी बोला है, चंचल ने ए बताया है। पर आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होगा, गंगा वर्मा जी ने डी बताया है। तो सबसे पहले क्रेजी वाइन ने आंसर दिया है और इसका बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोग इनके लिए तालियां बजा दो और ये आपका सही आंसर है। गंगा वर्मा जी आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। अब रैपिड फायर का पांचवा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग। ये क्वेश्चन ये है कि कोसी रिवर को जाना जाता है, कोसी रिवर को क्या बोलते हैं। चलो इसमें क्या है, सौरव ऑफ बिहार या बिहार का दुख, सौरव ऑफ बंगाल, बंगाल का दुख, लाइफ ऑफ बिहार, बिहार का जीवन या लाइफ ऑफ बंगाल, बंगाल का जीवन। जल्दी से आंसर दो सभी लोग, इसका क्या आंसर होगा। और तब तक मैं पिछले वाले क्वेश्चन के बारे में बता दूं, मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है। मिल्की वे गैलेक्सी, इसको आकाश गंगा भी लोग कहते हैं। जो पूर्वज हमारे थे वो बोलते थे कि आसमान में ये नदी टाइप का कुछ है, इसीलिए इसको नदी, गंगा एक नदी है तो इसलिए इसे आकाश में गंगा बोलते हैं। चलो 5 का सबसे पहले आंसर दिया है गंगा वर्मा जी ने, इन्होंने बोला है सौरव ऑफ बिहार। और इसके बाद आंसर दिया है शिवांकी ने भी ए बोला है, सर्वेश ने ए बोला है, वैशाली ने, चंचल ने भी ए बोला है। और आपको बता दूं सबसे सही आंसर और सबसे सटीक आंसर और सबसे पहले जो आंसर दिया है वो गंगा वर्मा जी ने दिया है। तो सभी लोग गंगा वर्मा जी के लिए तालियां बजा दो, आज इनका सभी आंसर सही हो रहा है। चलो अब आपको ये बताना है कि सौरव ऑफ दामोदर रिवर को सौरव कहाँ का कहते हैं, बिहार का कहते हैं, बंगाल का कहते हैं या लाइफ ऑफ बिहार कहते हैं या लाइफ ऑफ बंगाल कहते हैं। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। खुशबू ने भी ए बताया है और इसे हाँ चंचल ने, सभी का ये सही आंसर है पर आप लोग जो पहले आंसर देगा उसका सटीक ज्यादा माना जाएगा। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। मनीषा गौतम ने बोला है सौरव ऑफ बिहार,
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो सभी लोग। विनय ने डी बोला है लाइफ ऑफ बंगाल, पर इसका जो सही आंसर होगा, गंगा वर्मा जी ने सी बोला है लाइफ ऑफ बिहार। हर्षिता ने ए बोला है सौरव ऑफ बिहार। चंचल ने डी बोला है, पर इसका जो सही आंसर होगा, इसका सबसे सही आंसर होगा दामोदर को सौरव ऑफ बंगाल कहते हैं, इसे बिहार का दुख कहते हैं। जिस तरीके से कोसी नदी से बिहार में बहुत नुकसान होता है, उसी तरीके से दामोदर रिवर से बंगाल में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चलो रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर दो सभी लोग। रेगुर शब्द किस से संबंधित है? एलुवियल सॉइल से, लैटेराइट सॉइल से, ब्लैक सॉइल से, या रेड एंड येलो सॉइल से? जल्दी से आंसर दो सभी लोग, किसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 का डी बोला है शिवांगी। हाँ सही आंसर है सभी का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। सबसे पहले आंसर दिया है सर्वेश ने काली मिट्टी बोला है। बाकी लोग भी आंसर दो। सर्वेश ने सबसे पहले बोला है ब्लैक सॉइल, फिर चंचल ने बोला है, फिर शिवांकी ने बोला है, गंगा वर्मा ने बोला है। और आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर होगा वो ब्लैक सॉइल होगा। इसका सही आंसर होगा ब्लैक सॉइल, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वो सही है। सभी लोग एक बार तालियां बजा दो सर्वेश के लिए, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है। गंगा वर्मा जी सी, वैशाली सी, सभी का सही आंसर है। आज का हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है। और कैसा लगा आज का सेशन जल्दी से बताओ सभी लोग। खुशबू ने भी सी बोला है, सभी का सही आंसर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, कल के लिए सभी लोग रेडी रहना। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। बिहार के